सातवां अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और इसका पहला भाग हम देख चुके हैं जिसमें हमने अध्ययन किया था प्रमुख रूप से सड़क परिवहन के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और जल परिवहन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपके कि यदि अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो का लिंक सीधे आप तक पहुंचेगा और सभी वीडियो आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखते हैं रेल परिवहन। बात करें रेल परिवहन की तो सबसे पहले देखें कि कम दूरी तय करने में जहां सड़क परिवहन उपयोगी है, वहीं लंबी दूरी तय करने, व्यापार में माल ढोने के लिए रेल परिवहन उपयोगी है। यानी रेल परिवहन का उपयोग देखा जा सकता है कि लंबी दूरी तय करने और माल के परिवहन में या फिर तीर्थ यात्राओं को बढ़ावा देने में है। यानी तीर्थ यात्राएं जो हम करते हैं। देखें, भारत में पहली ट्रेन 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और बात करें विश्व की तो विश्व की पहली ट्रेन 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में लिवरपूल से मैनचेस्टर के मध्य चली थी। ठीक है, ध्यान देंगे कि भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं वाला देश है। यानी रेलवे व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय रेल एशिया में प्रथम स्थान रखती है, जबकि विश्व में इसका स्थान तीसरा है। फिर देखेंगे रेल यातायात का महत्व। रेल यातायात के महत्व को ऐसे देखा जा सकता है कि रेल के द्वारा औद्योगिक विकास को गति मिली है, जिससे कि उद्योगों में तैयार माल को भारी मात्रा में और कम राशि पर या कम लागत में बंदरगाहों तक पहुंचा दिया जाता है और उसका निर्यात विदेशों को कर दिया जाता है। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलता है और लागत खर्च इसका कम आता है। ठीक है, तो पहला महत्व हम ऐसे देख सकते हैं। दूसरा कि बाढ़, अकाल जैसी स्थिति में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तत्काल रेलवे ही या रेलवे का साधन ही महत्व रखता है, जो कि कम समय में राहत सामग्री को पहुंचा देता है। दूसरा, इसका महत्व ऐसे भी देख सकते हैं कि जो कृषि से संबंधित, मान लीजिए उर्वरक है, कृषि करने के लिए क्या चाहिए आवश्यक सामग्री, उर्वरक, बीज या कोई यंत्र गंतव्य तक पहुंचाने में रेल परिवहन का ही सहारा लिया जाता है। तो कहने का मतलब भारी माल ढोने में, परिवहन में रेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह इसके महत्व को देखा जा सकता है। चुनौतियां, इसमें चुनौतियां क्या है ना? तो चुनौतियां जो है देखेंगे कि बहुत से यात्री क्या करते हैं कि बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं, ये एक चुनौती है। दूसरा, अभी जिस तरह का एक विकसित नेटवर्क होना चाहिए, ऐसा नेटवर्क हमारे देश में नहीं है। एक विश्व में सबसे सघन जाल तंत्र रेलवे का है, तो हमारे देश भारत में है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है,
तो इसमें अभी भी कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे देश हैं जो रेल व्यवस्था में हमसे आगे निकल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन के द्वारा देखेंगे कि खनिज तेल या गैस का परिवहन किया जाता है, जिसको पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है औद्योगिक क्षेत्रों तक। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे, जब हम खनिज वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो पेट्रोलियम में बताए थे कि पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्य में दिग्बोई असम है। तो जो असम क्षेत्र है, असम क्षेत्र से तेल का पाइप के द्वारा परिवहन किया जाता है, जो कि असम से फिर देखेंगे कि गुवाहाटी, इलाहाबाद होते हुए कानपुर तक वो पाइपलाइन बिछाई गई है। यह एक पाइपलाइन नेटवर्क है। भारत का सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क आप देखेंगे गैस पाइपलाइन है, जो 1700 किलोमीटर लंबी है, जिसको हजीरा विजयपुर जगदीशपुर के नाम से जाना जाता है, यानी HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पेटी भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन पेटी है, जो पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। ठीक है, जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, उत्तरी भारत के ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों, उर्वरक के कारखानों में जो है कि गैस का परिवहन किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इसके महत्व को देखा जाए तो प्राथमिक लागत तो जब पाइपलाइन बिछाई जाती है तो अधिक आती है, लेकिन उसको संचालित करने का जो खर्च है वो कम आता है। और दूसरा देखेंगे कि सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां इसमें 9 के बराबर है। यानी जो हम परिवहन करते हैं जिस उत्पाद का, उसमें देरी नहीं होती है, कम समय में पहुंच जाता है, और तथा हानि होने का भी खतरा नहीं रहता है। अगला देखेंगे जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन, जल परिवहन भारत का सबसे पुराना साधन है और देखें कि लंबी दूरी तय करने के लिए उपयोगी है। सबसे पुराना साधन है जल परिवहन और लंबी दूरी तय करने में सहायक है और खर्च भी कम आता है। ठीक है, देखें अगर जल परिवहन के महत्व की बात करें तो भारी मात्रा में सामानों का परिवहन करना, निर्यात अन्य देशों को करने में जल परिवहन उपयोगी सिद्ध होता है। और इसमें देखें कि अन्य परिवहन के साधनों की अपेक्षा जोखिम या खतरा भी कम है। जैसे वायु से हम परिवहन करते हैं या रेल परिवहन से या स्थल मार्ग से हम परिवहन करते हैं, तो इसमें जोखिम खतरे ज़्यादा है। जबकि अगर हम परिवहन समुद्री मार्ग से या नाव्य नदियों, झीलों के द्वारा करते हैं तो इसमें जोखिम खतरा कम होता है। यही कारण है कि ज़्यादातर देखें कि व्यापार जल परिवहन के द्वारा होता है। लगभग 95% हमारे देश का जो व्यापार अंतर्राष्ट्रीय है वह महासागरों के रास्ते जल परिवहन के द्वारा ही होता है। फिर देखेंगे कि जल परिवहन को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक आंतरिक जल परिवहन या अंतः स्थलीय जल मार्ग, और दूसरा है समुद्री परिवहन। आंतरिक जल परिवहन किसको कहेंगे? जब परिवहन नदियों, झीलों एवं नहरों के रास्ते किया जाता है तो उसको आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। और ये अधिकांश तब होता है जब एक राष्ट्र के अंदर माल का आवागमन, आयात निर्यात करना होता है। इसमें देखें कुछ प्रमुख जल मार्ग है हमारे देश में, जिसमें से
महत्वपूर्ण 3 है जिसको हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटर वे बोलते हैं इसको। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो कि 1620 किलोमीटर लंबा है और यह गंगा नदी में है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर लंबा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में पश्चिमी तटीय नहर है। केरल में एक पश्चिमी तटीय नहर है जो कि 205 किलोमीटर लंबी है, कोट्टापुरम से चंपकारा तक इसकी दूरी 205 किलोमीटर है। आगे देखेंगे समुद्री परिवहन यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में और समुद्री परिवहन का प्रयोग किया जाता है। आप देखें कि दुनिया कितनी विशाल है। ऐसे क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र जहां पर स्थल मार्ग से पहुंचना असंभव है, वहां पर समुद्री रास्ते, सागर के रास्ते पहुंचा जाता है और व्यापार किया जाता है। ठीक है, और पहुंचना सुगम भी होता है। यही कारण है कि ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री मार्ग का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखें कि हमारी जो मुख्य भूमि तट रेखा है उस पर 12 छोटे और लगभग 137 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं, यानी 12 बड़े बंदरगाह और 137 के करीब मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं हमारे देश में। तो इसका अध्ययन हम मैप पर कराएंगे कि भारत में कौन कौन से बंदरगाह हैं, उनकी स्थिति को, जो कि मानचित्र से प्रश्न पूछा जाता है, और पूरे परिवहन से ही मानचित्र का एक हम चैप्टर इस अध्याय से जो आने की संभावना है उसको हम लास्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, और इसके बाद फिर अगला वीडियो लेकर हम आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आएंगे। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।